हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? चले बेटा, एक बार फिर से अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नील बोर्स का मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम यानी नील बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। देखिए बेटा, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है और आपने देखा कि हमने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, और उसके बाद बीच में हमने नील बोर्स के मॉडल के डेवलपमेंट्स के लिए जो चीजें पढ़ी उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आए, प्लांक का क्वांटम थ्योरी आई, और उसके बाद नील बोर ने इन सबको देखने के बाद अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। वो क्या मॉडल था? देखिए बेटा, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को बिल्कुल सही माना। पहली बात तो ये थी कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसको नजरअंदाज करते हुए नील बोर ने कहा कि रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल सही है। उन्हें कहा रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए सही है क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी रदरफोर्ड ने कि प्रत्येक परमाणु में, कोई भी परमाणु हो, उस परमाणु का जो बीच में धनावेशित भाग होता है, केंद्र में जो धनावेशित भाग होता है, उसको उन्होंने नाभिक कहा था। ये बात नील्स बोर ने भी बड़े आराम से एक्सेप्ट करी कि हाँ भाई, कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये रदरफोर्ड की बात को नील्स बोर ने भी स्वीकारा ना। उसके बाद नील बोर कहते हैं कि जो परमाणु होता है जिसके केंद्र में क्या है? नाभिक है। जिसके पास क्या है? नाभिक है। क्या है? जिसके पास नाभिक है। और नाभिक में उन्होंने कहा एक परमाणु है जिसके नाभिक में आपके क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया था कि परमाणु के नाभिक में जो धनावेशित भाग है वो प्रोटॉन है, और एक उदासीन कण है न्यूट्रॉन, जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। संपूर्ण नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, वो किस में होता है? नाभिक में केंद्रित होता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो उन्होंने कहा कि एक नाभिक है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मैं फिलहाल प्लस के साइन से आपको नाभिक को दिखा रहा हूं। एक नाभिक है जिसके केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नील्स बोर जो बात को कह रहे हैं, और उस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यही बात तो किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। वो उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं। इसी में रदरफोर्ड की जो मॉडल था वो फेल हुआ था। उन्होंने कहा कि एक ये नाभिक है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, उन्होंने कहा इस इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम होता है। किसी नाभिक, धनावेशित नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जो इलेक्ट्रॉन ये जो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, उस नाभिक का एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कोणीय संवेग होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोणीय संवेग होता है। उन्होंने कहा उस इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर लगाता है उसका कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग जब, यानी कोई m द्रव्यमान का कण, आप इसको समझिए कि कोई द्रव्यमान का कण, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम क्या मान लें? m। जब कोई m द्रव्यमान का कण किसी भी वेग से उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v। या m द्रव्यमान का कण किसी भी वेग से r रेडियस, यहां से नाभिक से लेकर के और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। नाभिक से इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है वो जो दूरी कहलाती है उसको हम रेडियस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाभिक परमाणु की त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो r यानी m द्रव्यमान का कोई कण जब भी वेग से r रेडियस पर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको कोणीय संवेग कहते हैं। तो वो जो कोणीय संवेग होता है वो m इंटू आर इंटू वी होता है। वो m इंटू आर इंटू वी होता है। ये कहा किसने? नील्स बोर ने। नील्स बोर कह रहे हैं कि जो नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो क्योंकि उसका द्रव्यमान है, तो किसी m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से r रेडियस पर जो चक्कर लगाता है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी उसका कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग का मतलब क्या होता है कि कोई भी कण जो वृत्ताकार पथ पे, सर्कुलर पाथ पे जो चक्कर लगाते हैं उनके पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाने वाले कण के पास क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है। उसका मान एम आर भी, उसको m इंटू आर इंटू वी कहते हैं। m इंटू आर इंटू वी कहते हैं। ये बात कही किसने? रदरफोर्ड ने, सॉरी नील्स बोर ने, रदरफोर्ड के मॉडल के एक्सप्लेनेशन में। अब देखिए बेटा, तो उनका पहला पॉइंट तो ये आया कि उसमें क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। पहला पॉइंट क्या आया? एंगुलर मोमेंटम होता है जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष पे चक्कर। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाइड्रोजन लैंप लिया। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो किससे किया बेटा? एक हाइड्रोजन लैंप लिया। क्या लिया? हाइड्रोजन लैंप लिया। हाइड्रोजन लैंप से उन्होंने
हाइड्रोजन लैंप को हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाली जो लाइट थी, उस लाइट को उन्होंने प्रिज्म से गुजारा। नील्स बोर ने क्या किया, हाइड्रोजन से लाइट से निकलने वाली लाइट को किससे गुजारा, प्रिज्म से गुजारा। जब उन्होंने इसे प्रिज्म से गुजारा तो उनको इंफ्रारेड मिली, दूसरी उनको एक ब्लू कलर की लाइट मिली और एक उनको यूवी लाइट मिली। क्या मिली, इंफ्रारेड जो मिली उनको वो 7600 एंगस्ट्रॉन में मिली। ब्लू जो मिली उनको लगभग 5500 एंगस्ट्रॉन के आसपास मिली, और जो यूवी मिली उनको वो 3400 एंगस्ट्रॉन के आसपास मिली। देखिए बेटा, जब उन्होंने एक हाइड्रोजन लैंप को, जिसको लीड कराने पर यानी उसको जो जलाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो उसके बाद उससे जो रेज निकली, लाइट निकली, उस लाइट को जब प्रिज्म से गुजारा तो उन्होंने देखा कि उनको एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की क्या मिली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिले। IR मिला, ब्लू कलर मिला और यूवी मिला। क्या मिला, यूवी मिला। उन्होंने देखा कि ये तो एक, इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो निश्चित है, और ये जो वेव्स हैं ये विशिष्ट वेव्स हैं। ये जो तरंग दैर्ध्य क्या है, स्पेसिफिक है। उन्होंने इसको लाइन स्पेक्ट्रम का, उन्होंने कहा अरे हाइड्रोजन के बल्ब पे से जब निकलने वाले प्रकाश को जब उन्होंने किस पे गुजारा, उन्होंने प्रिज्म से गुजारा, तो उनको एक इस पर विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की विशिष्ट वेव मिली। उनको उन्होंने कहा ये लाइन स्पेक्ट्रम है। हमने लाइन स्पेक्ट्रम कंफर्म कर लिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम क्लियर कराया था कि वो तो विशिष्ट होती है, निश्चित रेंज होती है। ये नहीं कि 5500 से 6000 के बीच, नहीं, निश्चित उनकी क्या होती है, क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है। उसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। उन्होंने कहा ये तो लाइन स्पेक्ट्रम है और वो भी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की प्राप्त होती है। उनके दिमाग ने सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा अरे इसका हाइड्रोजन मीन्स क्या है, हाइड्रोजन मीन्स क्या है, हाइड्रोजन गैस भरी है किसी बल्ब के अंदर। इट मीन्स क्या है, हाइड्रोजन एक परमाणु है, उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो जब उन्होंने लाइट दी होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए होंगे, यानी परमाणु गर्म हुआ होगा, परमाणु गर्म हुआ यानी इलेक्ट्रॉन गर्म हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली होगी, इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी ली तो एनर्जी ली होगी तो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया होगा, तो ये इस प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उन्होंने क्या करी, इमिट करी। तो उनको लगा कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु में ऐसा हुआ, इसका मतलब हर एक परमाणु में प्रत्येक चीज विशिष्ट होती है। उनके दिमाग में आया जब लाइन स्पेक्ट्रम विशिष्ट है, इट मीन्स कोई भी परमाणु हो, उस परमाणु में सब कुछ विशिष्ट होता होगा। अगर हम थोड़ा सा नजर मारें तो हम देखते हैं कि वाकई में किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है जिसपे धनावेश होता है। और धनावेश क्या है, बीच का भाग है, बहुत सूक्ष्म भाग है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, निश्चित बात है। भाई इलेक्ट्रॉन भी है, जो कि वो इलेक्ट्रॉन भी विशिष्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। एंगुलर मोमेंटम हमने उसका देख लिया कि वो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है, MR भी होता है, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम होती है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब परमाणु के अंदर सारी चीजें, जो भी चीज होंगी वो सब विशिष्ट होंगी, वो सब क्या होंगी, विशिष्ट। यहां से उन्होंने अपना जो नेक्स्ट पॉइंट दिया, उन्होंने कहा पॉइंट नंबर, ये नोट कर ले बेटा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंगुलर मोमेंटम, ये हाइड्रोजन के बल्ब का जो उन्होंने उदाहरण लिया, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं कि उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। नेक्स्ट ना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नील्स बोर्स ने क्या दिया, जब उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम के बाद विशिष्ट वाली बात करी कि हर एक चीज परमाणु के अंदर विशिष्ट होगी, तो उन्होंने कहा इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं, जिनको उन्होंने सेल कहा, कक्षाओं को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया या ऑर्बिट नाम दिया। इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं यानी जिस सेल में चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब वो कक्षाएं भी क्या होंगी, विशिष्ट होंगी। वो नॉर्मल कक्षाएं नहीं होंगी, उन कक्षाओं को भी क्या कहा उन्होंने, वो कक्षाएं भी क्या है, स्पेसिफिक कक्षाएं होती हैं। और उन कक्षाओं की जो त्रिज्या है, जो मैंने एंगुलर मोमेंटम में आपको बताया, उन कक्षाओं की जो त्रिज्या रेडियस होती है वो भी स्पेसिफिक होती है, वो भी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ये नील बोर कह रहे हैं अपने मॉडल में। देखिए बेटा कैसे, माना हमारे पास एक नाभिक है और इस नाभिक के बाहर ये एक कक्षा है, विभिन्न सेल्स हैं, ये दूसरी कक्षा है, माना ये तीसरी कक्षा है, और इस प्रकार से नाभिक के बाहर ये चौथी कक्षा है। कहने का मतलब उन्होंने कहा ये जो पहली कक्षा है, ये जो पहली कक्षा होगी, इसकी जो नाभिक से दूरी होगी, नाभिक से जो ये दूरी होगी, उसको उन्होंने R1 कहा। क्या कहा उनको, उस रेडियस को क्या कहा, उन्होंने कहा वो विशिष्ट रेडियस है, उस रेडियस को उन्होंने कहा ये रेडियस R1 होगी। नाभिक से जो ये दूसरी हमारी कक्षा है, इसके रेडियस को उन्होंने कहा ये R2 होगी, यानी ये भी स्पेसिफिक होगी, इसका रेडियस भी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। नाभिक से जो ये तीसरी कक्षा है, इसके रेडियस को उन्होंने कहा ये R3 होगा।
नाभिक से ये जो चौथी कक्षा हमारे पास है, इसको उन्होंने कहा इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, R4 होगी। उसकी रेडियस क्या होगी, R4 होगी। ठीक है, इसकी R3, इसकी R4। देखिए बेटा, उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर जो विभिन्न सेल्स हैं, उन सेल्स की उन विशिष्ट सेल होंगी, और उन विशिष्ट सेलों की जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। कहने का मतलब है नाभिक से पहले सेल की दूरी, जिसको उन्होंने पहले सेल, जो पहला सेल था, उस पहले सेल को हम कहते हैं के। उसका क्या नाम है, पहले सेल को हम कहा के, दूसरे को डिनोट करते हैं एल, तीसरे को आपको पता है, आपने पहले पढ़ा है बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग भी, एल, तीसरे को एम और चौथी को एन कहते हैं। ठीक है, उन सेलों को उन्होंने कहा के एल एम एन। जो के कक्षक है उसकी त्रिज्या R1 विशिष्ट है, एल की R2, एम की R3 और एन की R4 होगी। इनको नंबर के रूप में उन्होंने क्या कहा था, ये n इक्वल टू 1 कक्षक होगी, ये n इक्वल टू 2 कक्षक, ये n इक्वल टू 3 कक्षक और ये n इक्वल टू 4 कक्षक। नंबर्स के रूप में इन कक्षकों को हम 1 2 3 4 कहते हैं, और अल्फाबेट के रूप में हम इसे के एल एम एन कहते हैं। उन्होंने कहा जो नंबर 1 कक्षक होगी उसकी जो त्रिज्या होगी वो विशिष्ट होगी, और वो नाभिक से R1 होगी। जो दूसरी होगी उसकी R2 होगी, जो तीसरी होगी वो R3 होगी, जो चौथी होगी वो R4 होगी। वेरी क्लियर, हर एक चीज आपको क्या लग रही है, स्पेसिफिक लग रही है। कक्षाएं भी स्पेसिफिक, उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, स्पेसिफिक होंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो त्रिज्या तो है ही, लेकिन इनकी ऊर्जा भी स्पेसिफिक होती है, एनर्जी, ऊर्जा भी, इन कक्षकों की ऊर्जा भी विशिष्ट होती है, ऊर्जा भी विशिष्ट होती है। अब पॉइंट क्लियर हो गया। रदरफोर्ड ने सीधा कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कक्षकें कैसी होंगी क्या। लेकिन नील्स बोर ने क्लियर कर दिया कि भाई वो साधारण कक्षाएं नहीं होती हैं, वो कक्षाएं स्पेसिफिक हैं, स्पेशल कक्षाएं होती हैं, वो स्पेसिफिक रेडियस पे होती हैं, उनकी निश्चित रेडियस होती है, और वो स्पेसिफिक ही एनर्जी भी उन कक्षाओं की होती है। उन कक्षाओं की एनर्जी भी क्या हो, इसका कहने का मतलब ये था, माना कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा, ये पहली कक्षा में n इक्वल टू 1 आप देख रहे हैं, ये n इक्वल टू 1 में हम जैसे जानते हैं कि के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माना ये पहली कक्षा है और इस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर भी है। इन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये नहीं होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग होगी और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। एनर्जी कक्षक भी विशिष्ट है, इसका मतलब प्रत्येक कक्षा की अपनी विशिष्ट ऊर्जा है, प्रत्येक कक्षा की क्या अपनी विशिष्ट ऊर्जा है। तो कहने का मतलब जो एनर्जी इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होगी इस कक्षा में, वही इस सेल में वही एनर्जी दूसरे वाले की भी होगी, वही एनर्जी क्या होगी, दूसरे वाले की भी होगी, विशिष्ट। इसीलिए माना हमारे पास L है और L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं एक तो बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दूसरी एक होगी, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की नहीं। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो L कक्षा में वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे होंगे, उन 8 के 8 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होगी, समान होगी। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, समान होगी। इसी प्रकार से M कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसकी एनर्जी समान होगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे N कक्षा में, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबकी एनर्जी क्या होगी, समान होगी। पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो रहा है बेटा। विशिष्ट कक्षाएं हैं, विशिष्ट इनका रेडियस होता है और विशिष्ट इनकी ऊर्जा होती है। विशिष्ट ऊर्जा का मतलब क्या है, जिस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी समान होगी, चाहे K कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे L कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे M के हो, चाहे N के हो, कक्षा के हिसाब से प्रत्येक की एनर्जी भी क्या होगी, विशिष्ट होगी। ये था पॉइंट नंबर 2 नील्स बोर्स का। नोट करें बेटा पॉइंट नंबर 2 ना बेटा। बोर का पॉइंट नंबर 3 क्या आता है, पॉइंट नंबर 3 बोर कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो यह उच्च कक्षा में कूद जाता है, इसे एक्साइटेशन स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। कहने का मतलब यह है, बोर ने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी जाए, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन लैंप का उदाहरण लिया था और उसमें उन्होंने देखा कि जब बाहर से एनर्जी दी तो रेडिएशन एमिट हुई। उन्होंने कहा कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से हम ऊर्जा देते हैं या कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी ग्रहण करता है, तो एनर्जी लेकर के वो अपनी ऊर्जा स्तर के बराबर जो उसकी एनर्जी वो तो है ही, लेकिन बाहर से जब उसे हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के वो उच्च कक्षा यानी हायर जो उसकी सेल है, हायर सेल में क्या करता है, जंप कर जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन स्टेट कहते हैं। देखिए बेटा कैसे, माना कोई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर कक्षा 1 में था, K कक्षक है यानी N इक्वल टू 1 कक्षक है। 1 कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन था,
इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर से एनर्जी दी, यानी जैसे हाइड्रोजन लैंप में हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी यानी बाहर से एनर्जी लेकर के अपनी कक्षा के बराबर, तो उसके पास पहले से एनर्जी थी लेकिन उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के एक्साइटेड होकर के यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कक्षा नंबर 1 से एक्साइटेड होके कहां पहुंच गया? 4 में पहुंच गया, n=4 में पहुंच गया, n=4। तो देखिए ये जो पहली स्टेट थी इसकी, यहां पर नंबर 1 स्टेट n=1 जो थी इसकी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी। कौन सी स्टेट थी? ग्राउंड स्टेट। इसको क्या कहते हैं हम? ग्राउंड स्टेट। कोई सी भी परमाणु के लिए पहली जो कक्षा होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है। लेकिन जब वो यहां से n=4 में पहुंचा, 4 में पहुंचा, तो ये जो 4 है ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड उत्तेजित स्टेट है। पॉइंट इसके लिए इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण करी, अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट 4, n=4, n=1 से कहां चला गया? n=4 में चला गया। इट मीन्स क्या हुआ कि n=1 की अपनी कोई एनर्जी होगी, n=4 की अपनी कोई एनर्जी है। मान लेते हैं कि n=1 की जो एनर्जी है वो 10 जूल है और n=4 की जो एनर्जी है वो 40 जूल है। तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी और चाहिए कि जो 40 तक पहुंच जाए? 10 तो उसकी अपनी है ही, प्रत्येक कक्षा की अपनी कोई ना कोई एनर्जी है। यहां मान लेते हैं कि पहले वाले की 10 है, इसकी 40 है, तो उसको 40 तक यहां तक पहुंचने के लिए 30 जूल की आवश्यकता है। कितनी जूल क्या? माना हमने उसे बाहर से इतनी एनर्जी दी, 30 जूल के बराबर एनर्जी दी, और वो पहुंच गया कहां? 40 जूल वाले लेवल पे। तो वो कौन सी कक्षा में पहुंच गया? n=4 कक्षा में पहुंच गया। एनर्जी लेकर के क्या पहुंच गया? वो n=4 वाली कक्षा में पहुंच गया। तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी, माना हमने उसको मान लिया वो क्या है? E1। ग्राउंड स्टेट E1, पहली कक्षा की एनर्जी को हमने E1 मान लिया, और लास्ट कक्षा 4 की एनर्जी को हमने क्या मान लिया? E4। तो उसकी टोटल जो एनर्जी उसने ली वो कितनी हो जाएगी? जो एनर्जी हुई इलेक्ट्रॉन की वो कितनी हो जाएगी? E4 माइनस E1 इक्वल टू डेल्टा E। पॉइंट इज क्लियर? यानी उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी दी? 4 स्टेट की जो एनर्जी होगी, लेवल की सेल की जो एनर्जी होगी, उसमें से हम फर्स्ट उसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमें डेल्टा ई प्राप्त होगी। जो डेल्टा ई है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? एक्साइटेड एनर्जी, जिससे वो क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब देखिए बेटा, होता क्या है, बोर ने ऑब्जर्व किया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी जाती है तो एनर्जी देकर के वो कहां पहुंच जाता है? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच करके अपने से उच्च कक्षा में जंप कर जाए। कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ही जाए फोर्थ में। जितनी एनर्जी हम देंगे, माना हमने उसको कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से केवल तीसरी कक्षा तक ही पहुंच पाए। बहुत ज्यादा एनर्जी दी तो कहां तक पहुंच गया? चौथी कक्षा तक पहुंच गया। उससे कम दी तो दूसरी कक्षा तक ही पहुंचा। कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहली से सीधा चौथी में जाएगा। जितनी एनर्जी हम देंगे, प्रत्येक कक्षा के बराबर की जो एनर्जी होगी, निश्चित एनर्जी, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। पहली स्थिति। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर अपनी कक्षा तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने जब यहां पहुंचा, अब 4 लेवल पे पहुंचा, 4 लेवल पे पहुंचने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है। क्या करता है? उत्सर्जित करता है। और जैसे ही जितनी ऊर्जा इसने ग्रहण करी, उतनी ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उस ऊर्जा को वो उत्सर्जित करता है और वापस कहां आ जाता है? अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अपनी ग्राउंड स्टेट। भाई मेन स्टेट तो उसकी कौन सी है? ग्राउंड स्टेट है। वो तो उसको एनर्जी मिली, इसलिए वो 4th में पहुंच गई। अब जब एनर्जी मिली तो हमेशा के लिए तो वो एनर्जी उसके पास है नहीं कि वो 4th लेवल तक ही रह पाए। अब वो क्या करेगा? जैसे वो इस लेवल से नीचे आएगा तो इसका मतलब जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण करी उतनी ऊर्जा को क्या करेगा? वो उत्सर्जित करेगा। ऊर्जा को क्या करेगा? उत्सर्जित। तो वो जो ऊर्जा कहलाती है उसे डी एक्साइटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी एक्साइटेशन। एनर्जी लेवल तक पहुंचा और लेवल से फिर वापिस एनर्जी को उत्सर्जित करके क्या करेगा? इस ऊर्जा को क्या करेगा? वो उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जित करके वापस कहां पहुंच जाता है? अपने ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। वापस कहां पहुंच जाता है? ग्राउंड स्टेट में। ये नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, विशिष्ट कक्षाएं होती हैं, लेकिन जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा देते हैं
तो बाहर से ऊर्जा लेकर के अपने से हायर कक्षा में क्या कर देता है, जंप कर जाता है, उसको उसका एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस फिर अपनी मेन कक्षा में आता है तो एनर्जी उत्सर्जित करता है। और ये जो उत्सर्जित एनर्जी है यही रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित एमिट करता है इलेक्ट्रॉन, यही वो रेडिएशन है, उससे रेडिएशन निकलती है। इसीलिए हाइड्रोजन बल्ब से या सोडियम लैंप से, हाइड्रोजन लैंप से आपको लाइट प्राप्त हो रही है, यानी रेडिएशन प्राप्त हुई है, उसका कारण यही है। अब देखिए जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो तब कितनी एनर्जी होगी इसकी, तब भी वही होगी, E4 माइनस E1 इक्वल टू डेल्टा ई। ये एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थी उसकी पहले वाली, और ये वापस जब उसने एनर्जी एमिट करी फिर से कितनी ऊर्जा छोड़ेगा, जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण करी वही ऊर्जा वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये था नील्स बोर्स का कहना कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लेकिन बाहर से एनर्जी लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो फिर उस उत्सर्जित एनर्जी जो ली है उसको छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित करते हैं और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ये है बेटा पॉइंट नंबर 3 नील्स बोर का। नाउ गाइस पॉइंट नंबर 4 क्या था बोर मॉडल का, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं, उन सेल्स में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का पूर्ण गुणक हो। h/2 पाई यानी प्लांक के थ्योरी से उन्होंने रिलेट किया कि h/2 पाई के पूर्ण गुणक होना पड़ेगा एंगुलर मोमेंट को, तब जाकर के कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में तभी चक्कर लगाएगा। इट मींस उनका कहने का मतलब था जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो h/2 पाई होना चाहिए, h/2 पाई या nh/2 पाई। यहाँ n क्या है, इसी को हम nh/2 पाई कहते हैं पूर्ण गुणक के लिए। यहाँ पे n क्या है, n मतलब सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 एंड सो एंड सो। n क्या डिनोट करेगा, कक्षकों की संख्या को। n क्या करेगा, इट मींस उनका कहना क्या है कि जो mvr होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो पहली कक्षा यानी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए अगर हमको निकालना पड़े तो n इक्वल टू 1 के लिए हम क्या निकालेंगे, 1 इंटू h क्या है, प्लांक क्वांटम, प्लांक कांस्टेंट, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट आप सभी जानते हैं। तो ये 1h, n इक्वल टू क्या हो गया, 1h/2 पाई। mvr n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 1h/2 पाई। n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, यानी हम बार बार कक्षकों की संख्या लिखेंगे तो 2h/2 पाई, यानी यहां से 2 से 2 कर दिया तो क्या बचा, h/पाई। इस प्रकार से हम किसी भी कक्षा का में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का mvr निकाल सकते हैं, mvr यानी कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे अगर इसका हमको निकालना है हमारा 1/h के लिए तो 1 इंटू h क्या है हमारा, h प्लांक क्वांटम हम जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमें पता है प्लांक क्वांटम संख्या है, h कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट h की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पे अपॉन 2 इंटू पाई का मान हम क्या मान लेते हैं, 3.14। ठीक है बेटा, अगर माना हम इसको फॉर टाइम बिंग अगर माना इसको हमें लगभग इसी के बराबर समझ लो, 2 से मल्टीपल करके इसी के बराबर समझ लो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। इट मींस ये जो वैल्यू आई 1 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड आई। समझ लीजिए कुछ पल के लिए, कुछ और आएगी लेकिन हमें ये शॉर्ट करने के लिए इसको लगभग इसके बराबर ही मल्टीपल समझ ले कि ये भी 6.62 के बराबर है। तो इतनी आई, ये जो वैल्यू आई ये हमारी h/2 पाई की आई पहले कक्षा के लिए। अगर हम इसी को हम किसी इलेक्ट्रॉन के पहली कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जिसका द्रव्यमान होगा, जिसकी कुछ वेलोसिटी होगी और निश्चित रेडियस होगा, इसमें भी वैल्यू को रखेंगे तो ये वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी h/2 पाई आई। जितनी क्या आई, h/2 पाई आई। ये कहा किसने, नील्स बोर ने। लेकिन वो ये नहीं बता पाया ऐसा क्यों होता है, प्लांक से रिलेट कर दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाता है उसका कोणीय संवेग n/h2 पाई होगा, और वो जो मान होगा n/h2 पाई का वो बिल्कुल बराबर होगा mvr का। और वाकई में प्रैक्टिकली देखा गया, इसी तरीके से बेटा आप 2 कक्षक की भी निकाल सकते हैं, 3 की भी निकाल सकते हैं, कि वाकई में ये मान और ये मान इस वाले फॉर्मूले पे रखने पर जो वैल्यू आई, और इस वाले फॉर्मूले पे भी जब मोमेंट द्रव्यमान रखा, वेलोसिटी देखी और रेडियस देखा, पहली कक्षा के लिए निकाला तो यही वैल्यू निकल करके आई। ये नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, जिसमें ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसको एक्सप्लेन नील्स बोर नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नील्स बोर। तो बेटा ये थे हमारे पास नील्स बोर का मॉडल, और नील्स बोर ने 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद उन्होंने अपना मॉडल दिया। मैंने आपको बता दिया कि कैसे विशिष्ट कक्षाएं होती हैं, विशिष्ट ऊर्जा स्तर होते हैं,
डिसीज रेडियस होता है उसका, और कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कक्षा में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाता है और जब वहां से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी एमिट करता है और वही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। लाइन स्पेक्ट्रम उन्होंने व्याख्या करी, हाइड्रोजन का उदाहरण दिया, हाइड्रोजन लैंप से कहा उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम पाई जाती है, इसका मतलब सभी परमाणु में क्या होंगी, लाइन स्पेक्ट्रम होगी, ये बोर ने कहा। और बोर के ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कराई है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, रीड आउट करिए, कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगती है तो उसको जरूर बताइए, वीडियो को बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए जिससे सबको अच्छे से ये बोर का मॉडल समझ में आए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या उपलब्धियां थी और क्या कमी रह गई नील्स बोर के मॉडल की, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।